जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बायोलॉजी का हम लोग का ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग जानेंगे कि मेनली हम लोग का श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम लोग का जो श्वसन प्रक्रिया है पूर्ण होता है और पूरे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, पूरे सेल तक। तो उसको हम लोग आज जानेंगे पूरे एकदम क्लियरली। आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम करता है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये हम लोग का हेडिंग हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं निकालते हैं, जो प्रक्रिया है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, ठीक है। इसको एग्जाम में ये सब पूछा हुआ है कि छोटा छोटा जैसे ग्रुप डी वगैरह खलासी वगैरह, जो ग्रुप डी खलासी होता है उन सब में पूछ देता है कि ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीजन का जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय ऊर्जा और उष्मा का खपत होता है। ऊर्जा और उष्मा ले रहे हैं तो हम लोग का ऊर्जा तो व्यर्थ भी हो रहा है और जो उष्मा हम लोग छोड़ते भी हैं, करिएगा तो थोड़ा सा गर्म लगेगा, तो उसी को कहा गया ऊर्जा और उष्मा का खपत होता है ऑक्सीजन करने के दौरान। तो हम लोग का ये ऑक्सीकरण और ऊर्जा एवं उष्मा का खपत और अपचायी प्रक्रिया बोलते हैं। अपचायी प्रक्रिया बोलते हैं इसको क्लियर, इस साइड में क्लियर हो जाएगा कि अपचायी प्रक्रिया क्या है। तो अपचायी प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं उसको कैटाबोलिक प्रक्रिया कहते हैं। कैटाबोलिक यानी कैटाबोलिक अपचायी प्रक्रिया, अपचायी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अपचायी। अब श्वसन का अंग, मेनली श्वसन का अंग जो हम लोग का स्तनधारी है, यानी मानव का श्वसन का अंग अलग से देखेंगे, लेकिन जो श्वसन करने का प्रक्रिया को मतलब कौन कौन सा माध्यम है, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं फेफड़ा के द्वारा। जो स्तनधारी है, जो स्तन यानी स्थल में जो रहता है स्तन, ठीक है, स्तनधारी हैं वो लोग फेफड़ा से श्वास लेते हैं। और जो कीट जो होते हैं, वे श्वसन नली से लेते हैं। फेफड़ा अलग चीज़ हो गया और श्वसन नली अलग चीज़ होता है, उसको क्लियर किया जाएगा। फेफड़ा क्या होता है, श्वसन नली क्या होता है। तो मेनली आज भी हम लोग जानते हैं कि स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़ा से श्वसन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं और जो कीट होते हैं वो श्वसन नली से लेते हैं। और जो मछली होते हैं यानी जो जलीय जीव, मछली मेनली एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जो मछली होता है वो अपने मछली का गिल्स होता है दो, जिसको उसका गलफड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो जो गलफड़ा होता है उसके द्वारा वो श्वसन करता है ऐसे करके, तो उसको गिल्स बोलते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव वो गिल्स से मेनली सांस लेते हैं, अपना श्वसन का प्रक्रिया पूर्ण करते हैं गिल्स के द्वारा। अब जो मेंढक है, मेंढक बहुत कृत्रिम चीज़ है, ठीक है, एकदम आर्टिफिशियल चाइना वाला काम करता है मेंढक। तो जैसे कि मेंढक 3 तरह से अपना श्वसन प्रक्रिया पूर्ण करता है। पहला तो अगर वो पानी के बाहर रहा तो फेफड़ा से ले लेगा, पानी के अंदर रहा तो गिल्स से ले लेता है, अपना श्वसन गिल्स से कर लेता है। और यदि ज़मीन के अंदर में जब कभी कोई तालाब है, ठीक है, तालाब है और अगर यदि वो तालाब सूख गया है और थोड़ा दलदल है लेकिन उसमें पानी का कोई मात्रा नहीं है और वो तब जानिएगा कि वहाँ, ये मत सोचिएगा कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ मछली भी रहता है। कुछ ऐसा मछली होता है जो कीचड़ कादो होता है उसके अंदर गड़क कर रहता है, तो और अपना वो लोग श्वसन का प्रक्रिया उसी से पूर्ण कर लेते हैं। जैसे मेंढक ज़मीन का अंदर में गड़ा के रहता है। आप लोग कभी गौर किए होंगे कि जब कोई सूखा तालाब है और अचानक बरसात का मौसम आता है और उस तालाब में अगर पानी भर जाता है तो देखिएगा वहाँ जो मेंढक होते हैं टरटराने लगते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो मेंढक वहाँ आए कहाँ से, आसमान से तो नहीं आए हैं, वो ज़मीन के अंदर ही दबे रहते हैं और वो अपना खाना पीना अपने चर्बी के माध्यम से वो लोग जिंदा रहते हैं। उसी से अपना भोजन वो लोग का पूर्ण होता है, उसी से ऊर्जा मिलता है, फैट से ही। और उस समय जब ज़मीन के नीचे रहते हैं तो वो लोग श्वसन का प्रक्रिया त्वचा से करते हैं, स्किन से, मेंढक, ठीक है, स्किन के द्वारा वो लोग अपना श्वसन का प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। तो ये मेंढक का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ब्रीदिंग देखते हैं। जो ब्रीदिंग सिस्टम है हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, उन दोनों को, जैसे सांस लिए उसको इंस्पायरेशन बोले, इंस्पायरेशन इंग्लिश में बोला जाता है, और एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन यानी सांस को छोड़ देना। ऐसे किए मतलब इंस्पायरेशन किए,
छोड़ें, एक्सपायरेशन, बाहर चल गया, ऐसे किए, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब देखिए ये इसको बोलते हैं हिंदी में निश्वसन, निश्वसन, और ये निश्वसन, निश्वसन और निश्वसन। तो इसको ध्यान देना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि निश्वसन और निश्वसन में नि मतलब निकल गया, नी मतलब ले लिए हैं, इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। तब देखते हैं कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में क्या क्या लेते हैं और कितना मात्रा में लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। सबसे पहला जान लीजिए कि हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। और ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन तो रहता ही है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रोजन रहता है। तो उसका मात्रा कितना होता है, तो आज जान लीजिए कि मात्रा कितना होता है। जिसे नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, और ऑक्सीजन होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ये तीनों का कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग नाइट्रोजन को भी लेते हैं, ऑक्सीजन को भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को मिलाकर हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग को यही आदत है। अगर शुद्ध ऑक्सीजन लिया जाए तो फेफड़ा में चोट लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसको आगे देखेंगे। तो मेनली इतना जानिए कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों मिला के हम लोग का ऑक्सीकरण पूरा होता है। तो हम लोग लिए 78%। अब छोड़ते कितना है, जैसे नाइट्रोजन हम लोग 78% लिए, ऑक्सीजन में हम लोग छोड़ देते हैं पूरा का पूरा, छोड़ देते हैं 78%, पूरा का पूरा 78% छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, उसमें से 17% ऑक्सीजन को फिर से बाहर निकाल देते हैं। 4% ही ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग का बॉडी कंज्यूम करता है, और बाकी 17% निकाल देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था 0.03% लिए थे, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं कितना, 4.4% छोड़ते हैं। ये ताजुब की बात है कि लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4.4%। ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहले से ही जो मौजूद रहता है, उसको हीमोग्लोबिन अपने द्वारा खींच के लाता है पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाहर निकालता है, उसको भी देखेंगे। तो मेनली आप समझ गए कि कितना लेते हैं ऑक्सीजन और कितना छोड़ते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग का ब्रीदिंग हो गया। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, CO2 है 0.03%। अब हम लोग छोड़ते हैं N2 78%, O2 17%, CO2 4.4%, इतना छोड़ते हैं। अब हम लोग मेनली हम लोग का जो अपना खुद का जो फेफड़ा है उसके बारे में देखेंगे कि फेफड़ा किस तरह से काम करता है, और फेफड़ा का कौन कौन सा भाग है, उसका नाम क्या है, उसको जानेंगे। तो उसके अंगों के बारे में जानेंगे बेसिकली अभी। तो देखिए फेफड़ा किस तरह से काम करता है। जैसे फेफड़ा हम लोग का जो एक मिनट, एक फिगर से आप लोगों को क्लियर कराते हैं। छोड़िए, फिगर नहीं है, उतना अच्छा फिगर नहीं है, इसलिए फिगर को छोड़ दीजिए, यहीं पे काम चला लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग का ये नासा छिद्र हो गया, ये नासा छिद्र हो गया, और ये वाला जो भाग है नासा का पार्ट बोलते हैं। नासा छिद्र, नासा का पार्ट, और मुंह का जो अंदर वाले इसको फायरिंग्स बोलते हैं, इसको लेरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद जो श्वास नली है ये, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, अल्वियली आता है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, अल्वियली, ये हम लोग का फेफड़ा का भाग है। जो फेफड़ा हम लोग का किस चीज़ से बना है, फेफड़ा प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली से बना है। फेफड़ा प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली से बना है। फेफड़ा के अल्वियली में ब्लड रहता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, जब हम लोग का फेफड़ा में हवा आ जाता है यानी ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को लेके पूरे हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में बिखरा देता है। ठीक है, तो उसी हीमोग्लोबिन का वो काम है। तो मेनली अभी हम लोग देखते हैं फेफड़ा, हम लोग का फेफड़ा के बारे में। ये हम लोग का पूरा फिगर हो गया। और ये वाला जो भाग है डायफ्राम है, ये डायफ्राम, इसको भी देखेंगे। ये हम लोग का फेफड़ा हो गया। ये हम लोग का श्वास नली हो गया। ये ट्रेकिया बोलते हैं, ये श्वास नली है, ये इसे कर दिए हैं, ये श्वास नली हो गया यानी ट्रेकिया। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो ई रास्ता दिख रहा है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ये ब्रोंकाई लिख दिए हैं। और जो ये वाला है ये इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। और ये जो गुच्छा जिसे दिख रहा है काला कलर का,
ये अल्वियली है, तो इसीलिए बोले ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस अल्वियली, याद करने में आप लोगों को आसानी होगा, ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलेस अल्वियली। अब हम लोग देखते हैं डायफ्राम के बारे में। ये हम लोग का फेफड़ा होगा, ये रेड कलर में इसलिए किए हैं क्योंकि ये बता रहा है ये एक झिल्ली है, ये प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली, हम लोग का फेफड़ा बना है प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली से। उसके बाद जो डायफ्राम है, डायफ्राम के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लिए तो हम लोग को निकालने, सांस को बाहर निकालने के लिए यही डायफ्राम मदद करता है, बाहर निकालने के लिए और अंदर लेने के लिए मदद करता है। तो अभी देखते हैं किस तरह मदद करता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि जैसे एक्सीडेंट हो गया और अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति मर गया, कहीं भी चोट नहीं लगा है, किसी पर चोट लगा है लेकिन अंदरूनी चोट लगा है, ना उसका शरीर में किसी प्रकार का खरोच है, ना कुछ है, ना चोट है, कुछ से कुछ नहीं हुआ है, उसका बॉडी एकदम अच्छा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सीधे डायफ्राम में चोट लगता है, यहाँ डायफ्राम में चोट लगता है, डायफ्राम टूट जाता है, जिस कारण से व्यक्ति का मौत हो जाता है। वो सांस को ले तो लेता है लेकिन छोड़ने नहीं सकता है, जिस कारण से वो मर जाता है। ये डायफ्राम का काम है। और एक बार डायफ्राम को बता देते हैं कि वो डायफ्राम को लेके बहुत कोई का मिथ है, कोई कोई बोलता है कि औरत में केवल डायफ्राम होता है, कोई मेल में होता है, वही सब मिथ है। सबका में डायफ्राम है। डायफ्राम श्वसन में 70% काम करता है। जैसे हम लोग, ये फेफड़ा हो गया, ये मेरा फेफड़ा हो गया। अब जैसे जैसे ही हम सांस लिए तो जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा नीचे सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा नीचे सिकुड़ गया, जिस कारण से हम लोग सांस को ले लिए अच्छा से। अब जैसे हम लोग सांस छोड़ना है तो हम लोग का फेफड़ा जो है, ये डायफ्राम ऐसे करके थोड़ा सा पुश करता है, धकेलता है थोड़ा सा, जिस कारण से हम लोग का जो श्वास है बाहर निकल जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यही है हम लोग का डायफ्राम का काम। जैसे कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला का डायफ्राम काम नहीं करता है। जब वो गर्भवती रहती है, यानी जब प्रेग्नेंट रहती है, उस समय उसका जो डायफ्राम है काम नहीं करता है। उस समय वो महिला अपना रिब्स से श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करती है। जो रिब्स होता है ना, वो रिब्स भी थोड़ा थोड़ा फैलता है, पुश करता है फेफड़ा को थोड़ा थोड़ा। वही रिब्स के कारण ही उन लोगों का श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होता है। यदि जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसको अगर चोट लग जाए उसका रिब्स में, प्रेग्नेंट है उसी समय, उसका रिब्स में अगर चोट लग जाए तो वो मर जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का डायफ्राम और रिब्स। ये क्लियर हो गया होगा पूरा, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और जैसे हम लोग का फेफड़ा हो गया, फेफड़ा का ये जो है ये अल्वियली है, इसमें ब्लड आता है, इसमें ब्लड रहता है, इसमें ब्लड रहता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ब्लड को लेना, ब्लड से जैसे ही ऑक्सीजन आया उसको लेके पूरे शरीर में चला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, तो वो करता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहने का मतलब जैसे कुछ चीज़ जल जाता है, जला हुआ चीज़ या सिगरेट वगैरह होता है इस टाइप का, ठीक है, उन सब का धुआं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है हीमोग्लोबिन। हम लोग कुछ डिटेल लिखे हैं हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में। और जो हम लोग का लंग्स है, जो फेफड़ा है, एक बार जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हम लोग 500 ml लेते हैं, यानी आधा लीटर। आधा लीटर कहने का मतलब आधा लीटर यानी एक पेप्सी यानी कोको कोला का आधा लीटर वाला जो बोतल होता है, उतना मात्रा में हम लोग एक बार में सांस लेते हैं। और टोटल लंग्स कैपेसिटी है 6000 ml यानी 6 लीटर। 6 लीटर तक हम लोग सांस को स्टोर कर सकते हैं हम लोग का फेफड़ा में, इतना ज़्यादा कैपेसिटी रहता है फेफड़ा का। तो थोड़ा सुसाइड करते हैं। देखिए, फेफड़ा के अल्वियली में ब्लड रहता है, O2 यानी अल्वियली में पहुंचता है, यानी ऑक्सीजन अल्वियली में पहुंचता है। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन O2 को लेकर पूरे शरीर के सेल में पहुंचा देता है। ये सारा चीज़ को बता दी हैं, पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छा से लिख लेंगे जो भी करिएगा।
हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है ये हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। डायफ्राम श्वसन की क्रिया में, डायफ्राम जो है श्वसन की क्रिया में 70% मदद करता है। गर्भवती महिला पर डायफ्राम का प्रभाव इसको बता दिए हैं। टाइडल वॉल्यूम यानी एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं यानी आधा लीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml यानी 6 लीटर तक हम लोग ले सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और सोया हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार लेता है, ये एवरेज है। और छोटा बच्चा 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटा बच्चा एक मिनट में 25 से 30 बार सांस क्यों लेता है। तो जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका जाहिर सी बात उसका फेफड़ा छोटा होगा, तो छोटा फेफड़ा का आकार छोटा होने के कारण बच्चा लोग 25 से 30 बार सांस ले लेता है 1 मिनट में। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा आगे जो बचा है उसको देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मेनली हम लोग को हिचकी क्यों आता है। जो हिचकी आता है जैसे अचानक हिचक सरक जाते हैं हो जाता है यानी सरक जाना। हम लोग सरकते क्यों हैं? बेसिकली बोला जाता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और हिचकी आ गया या सरक गए, तो जैसे सरक जाना, तो ये घर में बोला जाता है कि कोई नाम कर रहा है, कोई याद कर रहा है। और जैसे आजकल घर में अगर कभी बाई चांस सरक गए तो बोलेगा ज़रूर कोई नाम कर रहा है, कोई ज़रूर को मतलब एक होता है ना कि बोला जाता है कि ज़रूर कोई याद कर रहा है, तुम्हारा चाहने वाला याद कर रहा है वगैरह कुछ भी बोला जाता है। तो ये याद कर रहा है, फलाना याद कर रहा है, वो याद कर रहा है, ये सब सारा गलत है, ये मिथ है। इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है कि सरक गया मतलब कि कोई याद कर रहा है, ये गलत बात है। यानी ऐसा कुछ नहीं होता है। मेनली सरकते क्यों हैं? एक फूड पाइप होता है और एक ईयर पाइप होता है, ठीक है। यहाँ एक फूड पाइप है और ये एक ईयर पाइप है। वो फूड पाइप और ईयर पाइप के बीच में होता है एक दीवार होता है। मेनली दीवार का नाम जानिए, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। वो दीवार का काम करता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने समय ईयर पाइप को बंद कर देता है और वो ईयर पाइप को बंद कर देता है और जो खाना फूड पाइप से अपना चल जाता है आमाशय में। और जब हम लोग श्वास लेते हैं यानी श्वास दोनों एक ही साथ होता है तो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो वो थोड़ा सा फूड पाइप की तरफ हो जाएगा और ईयर हम लोग का आराम से हम लोग का फेफड़ा में पहुंच जाएगा। तो उसका मेनली काम है दीवार बनना। जब अगर पानी आप पी रहे हैं तो वो फूड पाइप से चल जाएगा, उस समय ईयर पाइप को थोड़ा सा ये बंद कर देगा। पानी पीते हैं हम लोग, जिससे कंटिन्यूसली पानी पी रहे हैं, बोतल से पी रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का तुरंत उसके बाद हम लोग को सांस लेना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का ईयर पाइप बंद हो जाता है, वो जो इपीग्लोटिक है बंद कर देता है। तो हम लोग उसी को देखते हैं। ये हम लोग का हो गया इपीग्लोटिक, ये लाल वाला हो गया। ये हम लोग का एयर पाइप हो गया, ये हम लोग का फूड पाइप हो गया। ये एयर पाइप और फूड पाइप के बीच में यहाँ एक इपीग्लोटिक है। मान लीजिए अभी ये व्यक्ति सेब खा रहा है, यहाँ से सेब आ रहा है, जिस कारण से सेब आ रहा है छोटा छोटा, इस कारण से यहाँ ये बंद कर दिया है एयर पाइप को। या पानी पी रहा है, पानी है, ये पानी पी रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से ये बंद कर देता है। तो हिचकी इसी कारण आता है। अब देखिए हिचकी का कारण, ये खाना खा रहा है, अब ये खाना खा रहा है, ये थोड़ा सा सेब का टुकड़ा इस साइड में अगर घुस जाए तो आदमी सरक जाता है। कहने का मतलब आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं अपने आप में, तो आपका ऑर्गन्स कैसे काम करेगा? आपका इपीग्लोटिक डिस्टर्ब हो जाता है कि खाना भी खा रहा है, बात भी कर रहा है, पी भी रहा है, सोच भी रहा है, होगा क्या उसके बाद? ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें इधर उधर थोड़ा हो जाता है। तो फूड पाइप जो थोड़ा सा भोजन जो होता है एयर पाइप में चल जाता है, जिस कारण से आप लोग सरक जाते हैं। तो सरकने का कारण है कि भोजन का टुकड़ा थोड़ा सा श्वास नली में चल जाता है, जिस कारण से व्यक्ति सरक जाता है। क्लियर? अब देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। कुछ ऐसा जगह जहाँ पर हम लोग जाते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एक खास लेवल तक हम लोग ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। या कुछ पहाड़ में चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ में चढ़ गए तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पानी के अंदर घुस गए तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर आईसीयू में चल जाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति है और उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है, ऑक्सीजन का कमी है, तो उसको क्या दिया जाता है? तो अभी जानेंगे हम लोग कि जब हम लोग ऊंचाई में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर जब लेके जाते हैं तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है। ये एग्जाम में तीनों को पूछा है कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ जाता है
ऊंचाई पे जाता है, उसके साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग का O2 रहता है और N2। O2 और N2 जब व्यक्ति ऊंचाई में जाता है तो उसका गैस सिलेंडर में O2 प्लस N2 रहता है। O2 प्लस N2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स रहता है। अब जब हम लोग पानी में घुस जाते हैं तो अकबका तो कैसे है, पानी में जब डुबा के मरवा देता है आजकल आदमी को, तो वैसे ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो पानी में जब घुस जाता है तो व्यक्ति जब सिलेंडर लेके जाता है गोताखोर लोग, तो उस समय उसका सिलेंडर में रहता है O2 प्लस N2। अब ICU में किसी को एडमिट किया जाता है तो और उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो उसका सिलेंडर में रहता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, O2 प्लस He, हीलियम। ठीक है, ICU में जब व्यक्ति एडमिट रहता है तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस हीलियम रहता है। ये क्लियर हो गया, O2 प्लस हीलियम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फेफड़ा किस तरह इफेक्ट होता है, यानी किस तरह से प्रभावित होता है, और फेफड़ा का कितना भाग है, और CT स्कैन के द्वारा किस तरह से पता लगाया जाता है कि फेफड़ा कितना खराब हुआ है, यानी कितना इन्फेक्टेड हुआ है, उसको जानेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि मेनली हम लोग का जो फेफड़ा है किस तरह इन्फेक्टेड होता है। या कोरोना में, जो कोरोना काल में बोला जाता था कि फेफड़ा उसका 10% ख़राब हो गया है, 20% ख़राब हो गया, 80% ख़राब हो गया है। तो ख़राब होना और इन्फेक्टेड होना अलग बात है, दोनों अलग चीज़ है। ख़राब हो गया मतलब पूरा ख़राब हो गया, वो ख़राब चीज़ को आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड हुआ है, उस इन्फेक्टेड चीज़ को आप उस इन्फेक्शन से हटा सकते हैं। जैसे बुखार आया है, तो बुखार आया तो दवाई खा के उसको हटा सकते हैं। ठीक है, उस तरीक़ा से इन्फेक्टेड चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि किस तरह से ठीक किया जाता है या और किस तरह से जाने, मतलब फेफड़ा का स्कोर क्या है और कितना ख़राब होता है वो कैसे पता चलता है। जैसे हम लोग का फेफड़ा है दोनों साइड में, एक साइड में राइट लेफ्ट दोनों में है, तो दोनों को मिला के 5 भाग है। फेफड़ा का टोटल 5 भाग है, और एक भाग जो फेफड़ा का एक खाली स्थान है, यानी एक भाग को 5 नंबर दिया गया है। स्कोर को यहाँ 5 नंबर बोल रहे हैं ताकि आसानी समझ में आए। एक जो लोब है, यानी एक खाना, उसको 5 नंबर दिया गया है। तो 5 खाना है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25, यानी टोटल 25 नंबर फेफड़ा को दिया जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर दिया जाता है। ये टोटल स्कोर, टोटल लोब 5 है और ईच स्कोर 5, टोटल स्कोर 5 × 5 25। तो इसको देखिए फिगर को, ये हम लोग का हो गया फेफड़ा। ये 1 2 3 4 5, ये हम लोग का फेफड़ा का 5 भाग है। और ये हम लोग का राइट अपर लोब है, ये राइट मिडिल लोब है, और ये राइट लोअर लोब है, और ये लेफ्ट अपर लोब है, और ये लेफ्ट लोअर लोब है। तो ये हम लोग का फेफड़ा को इस तरह से बांटा गया है नहीं, एक्चुअली में ऐसे ही है हम लोग का फेफड़ा। हम लोग का फेफड़ा में 5 भाग है, लेकिन स्कोरिंग किया गया है उसको देखने के लिए, कि पता करने के लिए किस तरह से ख़राब होता है, उसको पता करने के लिए स्कोरिंग दिया गया है। तो देखते हैं, जैसे अगर ये हम लोग का टोटल स्कोर हो गया और ये इन्वॉल्वमेंट यानी कितना ख़राब हुआ है या क्या इन्फेक्शन हुआ है उसको पता चलेगा। जैसे अगर जो CT स्कैन का रिपोर्ट, अच्छा फेफड़ा कैसे ख़राब होता है उसको जानने के लिए CT स्कैन कराया जाता है। तो CT स्कैन का रिपोर्ट में बताया जाता है कि स्कोर देता है CT स्कैन। ठीक है, जो CT स्कैन वाला मशीन है वो रिपोर्ट देगा। जैसे जो ये लोब 1, जैसे टोटल स्कोर को देख लेते हैं। टोटल स्कोर अगर 8 आ गया, टोटल स्कोर 8 से कम है तो माइल्ड है। माइल्ड कहने का मतलब नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा आराम से, माइल्ड है। अगर 8 से कम है तो ठीक है, वो माइल्ड बोला जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। और 9 से 15 तक अगर स्कोर आ गया फेफड़ा का इन्वॉल्वमेंट, तो उसको मॉडरेट बोला जाता है, यानी थोड़ा सा सोचनीय है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने में। और यदि 15 से ज़्यादा अगर आ जाता है स्कोर, फेफड़ा का जो स्कोरिंग है 15 से ज़्यादा आ जाता है CT स्कैन का रिपोर्ट में, तो जान जाइए कुछ सीवियर है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है और इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए देखिए, अब ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो गया। तो ये 8 से कम यानी माइल्ड, 9 और 15 के बीच में स्कोर आया मतलब मॉडरेट, और 15 से ज़्यादा आ गया तो सीवियर। अब ये CT स्कैन का रिपोर्ट है। मान लीजिए एक्स मैन का हम लोग CT स्कैन का रिपोर्ट देख रहे हैं, उसका राइट, ये देखिए, ये राइट,
ये वाला जो हम लोग का ये लोब है, यानी ये वाला जो खाली स्थान है, ये वाला पार्ट, इसको जब सीटी स्कैन किया गया पूरा को, तो पहला नंबर जो राइट अपर लोब को 1 स्कोर दिया, 1 स्कोर दिया। अब जो राइट मिडिल लोब है उसको हम 2 नंबर दे दिया, और राइट लोअर लोब है उसको 2 नंबर इसको भी दे दिया। अब जो ये लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट अपर लोब है, उसको 3 नंबर दे दिया, और हम लोग का लेफ्ट लोअर लोब है, लेफ्ट लोअर लोब को 1 नंबर दे दिया। अब इन सब को जोड़े तो टोटल हम लोग का 9 स्कोर आया। ठीक है, रिपोर्ट में नीचे दिख रहा है ना, स्कोर में 9 आया, 9 आया, इसको देख लीजिए। ये 9 आया, ये पूरा स्कोर है। ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट में इतना सा स्कोर दिया गया है, यानी टोटल स्कोर को जोड़े तो 9 हुआ, 9 हुआ, यानी टोटल स्कोर 9 आने का मतलब यहाँ आ गया, यानी मॉडरेट का ये एरिया में आ गया है। उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन मॉडरेट का एरिया में आ गया है, सोचनीय है। तो वो अब बोला जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्ति का जो फेफड़ा है वो उसको 9 स्कोर दिया गया है, और उसका जो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको कि उसका 9% में 9% ख़राब हुआ है, 10% ख़राब हुआ है, 50 हुआ है, उसको ये करने के लिए निकालना पड़ता है। जैसे टोटल हम लोग का टोटल स्कोर 25 हो गया, उसमें से 9 आया है, तो 9/25 × 100 करेंगे तो 36 आता है। 9/25 × 100 करेंगे, ये देखिए, तो हम लोग का 36 आता है। तो अब बोलेंगे हम लोग कि उस व्यक्ति का फेफड़ा एक्स मैन का 36% ख़राब हुआ है। अगर यहाँ पर अगर 50 रहता, 50 बोल रहे हैं, अगर 5 दे देता, अब इस जगह में 5 रहता तो हम लोग का 20 आता, यानी वो भी 20% ख़राब हुआ है। अगर इस जगह 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया, तो जाहिर सी बात है हम लोग का 60% ख़राब हो जाता। तो इसी तरह से किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से, सीटी रिपोर्ट के माध्यम से पता किया जाता है कि व्यक्ति का फेफड़ा कितना ख़राब है। एक्चुअली में उतना डॉक्टर तो है नहीं कि, और जितना बताने का तो कोशिश किए हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो फेफड़ा का, जो हम लोग का फेफड़ा है, उसका 5 भाग है, पाँचों का एक खाना का 5 स्कोर दिया गया है, और 5 खाना है, उसको इंटू करेंगे तो टोटल स्कोर 5 होता है, और टोटल स्कोर 5 होता है। उसके बाद सीटी स्कैन किया जाता है, सीटी स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से उसको स्कोरिंग किया जाता है प्रत्येक खाना का, और उसका टोटल किया जाता है, और टोटल स्कोर से भाग देने से हम लोग का कितना % ख़राब हुआ है वो पता चल जाता है। तो हम लोग का ये था पूरा का पूरा श्वसन से संबंधित, और एक रिपोर्ट भी देख लिए एक्स मैन का। तो यहाँ हेडिंग है हम लोग का फेफड़ा किस तरह से इन्फेक्टेड होता है। अब एक चीज़ और बताना है कि जैसे ऑक्सीजन है, अगर हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग का फेफड़ा को चोट लग सकता है, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है कि हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन लें, इसलिए हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन लीजिएगा तो आपका फेफड़ा को चोट लगेगा और आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो हम लोग का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटा है, और जो भी एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, और जितना भी आया हुआ है सारा चीज़ को यहाँ लिखा गया है, और इसके लिए सोचना नहीं है। और इससे संबंधित टॉपिक से सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, आप लोग आराम से बना सकते हैं इससे। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और हेल्पफुल रहा या नहीं। इन सारी चीज़ों को मेंशन करिएगा, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना हो तो उसको ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।